कैथोड रे एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसकी थ्योरी मैंने पूरी लिख दी है, समझा भी तुमको दिया है। एक बार जस्ट ब्रीफ में वापस सुन लो। एक ट्यूब थी ग्लास की, उसके अंदर एयर थी, एयर को उन्होंने कम कर दिया, वैक्यूम से खींच लिया, जो भी एयर के पार्टिकल थोड़े बहुत बचे उन्होंने बहुत हाई वोल्टेज जनरेट किया। हाई वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ये होता है कि एक साइड बहुत ज्यादा पॉजिटिव, एक साइड बहुत ज्यादा नेगेटिव, तो बीच में कोई भी चीज होगी ना वो खींचा जाएगी, ठीक है। और नॉर्मली जो एयर होती है वो देखो कम वोल्टेज पे एयर आयनाइज नहीं हो पाएगी, ठीक, क्योंकि एटम के इलेक्ट्रॉन उसके न्यूक्लियस से खिंचा रहे हैं ना। तो ऐसे ही थोड़ी ना कोई बैटरी मैंने रख दी फोन की निकाल के तो वो एयर के इलेक्ट्रॉन खींच लेगी, ऐसा तो होगा नहीं। बहुत हाई वोल्टेज चाहिए तब जाके वो एटम से इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा। तो कभी कभी तुम लोगों ने ये चीज सुनी होगी ना कि इलेक्ट्रिसिटी के वो जो ऑफिस रहते हैं ना, वहाँ बहुत सारे ऐसे खंबे रहते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और बोलते हैं दूर से ही निकलना चाहिए वरना बहुत बार लोग खिंचा जाते हैं सीधा। तो वो इसीलिए कि मान लो अगर वहाँ बहुत हाई वोल्टेज होगा और आसपास की एयर अगर आयनाइज हो गई, या तुम्हारे आसपास बॉडी जैसे होता है ना, बाल भी अपन वो ऐसे रब करके इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ते हो तो खिंचाते हैं, तो बॉडी पूरी इलेक्ट्रॉन एटम से बनी है। तो थोड़ा भी अगर आसपास की एयर आयनाइज्ड होगी ना, या बहुत हाई इलेक्ट्रिसिटी या बहुत हाई वोल्टेज होगा अगर, और उस हाई वोल्टेज के बीच में तुम चले गए, तो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन एक साइड हो जाएंगे कुछ पार्टिकल, और तुम्हारे ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज तुमको खींच लेता है। इसलिए बोलते हैं कि जितने भी ये बहुत बड़ी बड़ी डीपी लगी होती है ना रोड साइड में इलेक्ट्रिसिटी के ऑफिस, दूर से निकलो बेटर है। कि मान लो कुछ चल रहा और बहुत हाई वोल्टेज आ जाता है अचानक से, तो एयर आसपास के आयनाइज, या तुम जा रहे होंगे तो तुम आयनाइज हो जाओगे और पॉजिटिव चार्ज खींच लेगा। ये सुना है ना ऐसा तो कि लोग खिंचा जाते हैं, तो वो इस रीजन से खिंचाते हैं। लेकिन नॉर्मली जा रहे होंगे तो नहीं खिंचाते ना कोई, जैसे यहाँ भी है तुम यहीं खड़े हो जाओ इसके आप नहीं खिंचाओगे, ठीक है। तो रीजन होते हैं हर चीज के। तो बहुत हाई वोल्टेज चाहिए होता है एयर को आयनाइज करने के लिए। लाइटनिंग एयर को आयनाइज करती है, पढ़ा? जब बिजली गिरती है तो वो भी एयर को आयनाइज करती है। तो लाइटनिंग में बहुत इलेक्ट्रिसिटी होती है, अच्छी खासी पावर होती है। लाइटनिंग कोई भी चीज को एकदम 2 टुकड़ों में फाड़ के रख दे, पेड़ पे गिरेगी तो पेड़ पूरा जल जाता है, पता है ना। तो एक कोई चीज आ रही है और पूरा पेड़ को जला रही है, मतलब सोचो ना कितनी उसके अंदर हीट या एनर्जी होगी, ठीक है। तो वही चीज है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एयर आयनाइज इतनी आसानी से नहीं हो रही, अपने बहुत हाई वोल्टेज रखा है तब जाके आयनाइज होती है। तो जो भी एयर के पार्टिकल आयनाइज हुए मतलब इलेक्ट्रॉन उनसे निकल गए, इलेक्ट्रॉन जिस साइड खिंचा रहे हैं उस साइड मैंने एक फिल्म रखी थी फ्लोरोसेंट ZNS की, उस पर जैसे पार्टिकल टकरा रहे हैं तो मुझे वो लाइट दिख रही है छोटी छोटी सी, जैसे डॉट 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 दिखेंगे बार बार, तो मैं समझ जाऊंगा हाँ इधर कुछ तो आ रहा है। और मुझे पता है इस साइड मैंने पॉजिटिव चार्ज रखा तो नेगेटिव ही आ रहा होगा, तो मैंने बोल दिया कि हाँ नेगेटिव चार्ज इस साइड फ्लो हो रहा है, और उस नेगेटिव चार्ज को नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन। उसी सेम टाइम पे पॉजिटिव चार्ज भी अपोजिट में खिंचा रहा होगा, तो जब मैंने इधर भी फ्लोरोसेंट रखी तो इधर भी चमकने लग गया, थोड़ा और वोल्टेज कम करके, ठीक है, ये वोल्टेज का थोड़ा और गैस का प्रेशर कम करके, ठीक है। तो इधर भी चमकने लग गया, तो इधर मैंने बोला कि इधर नेगेटिव था तो उस पर खिंचा रहा तो पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव भी खिंचाता है नेगेटिव भी। लेकिन न्यूट्रॉन को मैं पता नहीं कर पाया था इस एक्सपेरिमेंट से, उसके लिए फिर अलग किया था चैडविक ने, ठीक है। ये इतना क्लियर हुआ यहाँ पे, ठीक है। फिर एयर, इसमें फॉर एग्जाम्पल डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में, इसमें तो सिर्फ अपन इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं ना, हो चीजें साइमल्टेनियसली रही है, ठीक है। लेकिन सिर्फ अगर एक चीज पढ़ रहे हैं तो अगर मान लो मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ही बात कर रहा हूँ तो वो गैस पे डिपेंड नहीं करता ना, कोई सी भी गैस हो हाई वोल्टेज मिला तो कोई सी भी गैस आयनाइज हो जाएगी, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो उसमें ये नहीं कि मैं हाइड्रोजन लूंगा तो ही इलेक्ट्रॉन आएगा, नाइट्रोजन लूंगा तो कुछ दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा, ऐसा तो है नहीं। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन होता है। आयनाइज होने की पावर अलग हो सकती है कि फ्लोरीन लिया, फ्लोरीन गैस ली तो उसमें उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो आयनाइज थोड़ा मुश्किल से होगा, लेकिन इतनी हाई इलेक्ट्रिसिटी पे कोई भी एटम आयनाइज हो जाएगा, क्लियर। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन सामने वाले पे ऐसे आके टकरा रहे हैं तो उससे मुझे ये एक्सपेरिमेंट क्लियर हो गया। और उसमें एयर का कोई रोल है ही नहीं, कोई सी भी एयर ले लो, तो वही चीज कुछ लिखी है, ठीक है। तो इससे सबसे पहले मास पता किया, चार्ज पता किया, उसके बाद चार्ज बाय मास का रेशियो डिवाइड करके पता कर लिया, स्पेसिफिक चार्ज जिसको बोलते हैं, और बोल दिया कि स्पेसिफिक चार्ज डिपेंड नहीं करता एयर पे किसी भी चीज पे, क्लियर है। और फिर कुछ प्रॉपर्टीज होती है। अब देखो मैंने क्या बोला तुमको कि इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव जो भी है, इधर भी कुछ भी मान लो, ठीक है, बस उसके अपोजिट में वो जो चार्ज फ्लो हो रहा है। अब मान लो जो ट्यूब है ना, इधर देखना, ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब के ऊपर मैंने एक प्लेट ला के रख दी जो पॉजिटिव से बंधी है, कहीं दूसरी जगह बंधी हुई है। नीचे एक प्लेट रख दी जो दूसरे नेगेटिव टर्मिनल से कोई दूसरी जगह है, तो रेस तो मेरी ऐसे जा रही थी ना। और मान लो मैंने साइड में एक प्लेट लगा दी, ऊपर पॉजिटिव और नीचे पॉजिटिव, समझ गए ना। उस ट्यूब के आसपास एक ऊपर प्लेट एक नीचे प्लेट ऐसे रख दी, ये, और बीच में से ट्यूब जा रही है। तो जो रेस सीधी जा रही थी वो इलेक्ट्रॉन जा रहे थे ना, तो इलेक्ट्रॉन अगर मान लो ऊपर पॉजिटिव प्लेट रखी तो ऊपर की साइड शिफ्ट होने लग जाएंगे धीरे धीरे, सामने ना जाते हुए, और नीचे रख दी पॉजिटिव प्लेट तो नीचे जाने लग जाएंगे। तो इसने बोला कि जो रेस पार्टिकल है वो चार्ज पार्टिकल है,
क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी या ये जो प्लस माइनस के प्रेजेंस में डिफ्लेक्ट हो रहा है। क्लियर है। फिर अगर वही मैग्नेट भी लाके रखता है तो मैग्नेट से भी वो डिफ्लेक्ट होता है। मैग्नेट अगर रख दिया तो मैग्नेट से भी डिफ्लेक्शन आएगा, वो किस साइड आएगा, ऊपर नीचे, बट डिफ्लेक्शन आएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से अफेक्ट हो रहा है, मैग्नेट से अफेक्ट हो रहा है। मान लो जो ट्यूब है, ट्यूब के अंदर मैंने छोटा सा एक पंखा रख दिया, उसकी ब्लेड बहुत हल्की है, ठीक है, और अपन ये पढ़ते हैं ना इलेक्ट्रॉन पार्टिकल होता है, तो जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के इधर जा रहा होगा और बीच में अगर वो पंखा आ गया तो पंखे को टकराएगा ना, तो पंखा मूव करने लगेगा। तो अगर पंखा मूव कर रहा है मतलब कोई पार्टिकल ही है, वेव होती तो अंदर से पास हो जाती ना। तो इन्होंने जो चीजें बोली थी इनके एक्सपेरिमेंट से कि यहाँ पंखा घूम रहा है मतलब पार्टिकल ही है, तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड से अफेक्ट होता है, मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्ट होता है। ये मान लो बीच में मैंने कोई भी एक स्लैब रख दिया, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन उस पर आके टकराएंगे बार बार, तो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा ना, ठीक है। और मान लो या फिर कोई एक शीट रख दी, तो शीट पे ऐसा होता है ना, मान लो एक शीट है उस पर मैंने लाइट मारी, तो उसका शेडो बनेगा उसके आसपास की जगह का, जहाँ लाइट है उसके आसपास। तो वहीं शीट रखूंगा तो मुझे दिखेगा जहाँ इलेक्ट्रॉन टकरा रहा है उसके आसपास से उसके पीछे की साइड उसका शेडो दिखेगा। क्लियर ना, पेज इस साइड से टॉर्च मार रहा हूँ, इधर से देख रहा हूँ तो एक शेडो दिखेगी ना, लाइट इतने एरिया पे आसपास अलग एरिया दिख रहा है। तो वही अगर मान लो मैं शीट रख दूँ उन पार्टिकल्स के बीच में, ये जो ट्यूब थी उसमें बीच में कहीं भी लगा दूँ शीट, ठीक है, और इधर से अगर पार्टिकल आ रहे हो मैं इधर से देखूंगा तो मेरे को दिखेगा हाँ डॉट 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 अलग शेडो दिखेगी, ठीक है। तो शेडो प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होता है, मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होता है, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, पार्टिकल है तो पंखे को घुमा सकता है, ठीक है। इतने पॉइंट से कुछ, हाँ, और एक्सरे प्रोड्यूस करता है, फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करता है जब ZNF पे टकराता है, ठीक है, और डिफ्लेक्ट होता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में। इतना क्लियर हुआ? इसमें कुछ रटने वाली चीज तो थी नहीं, समझ गया ना, ठीक है। तो अब ये चीज जो लिखी है वो पढ़ लेते हैं। डाल्टन ने ये बोला था स्मॉलेस्ट पार्टिकल है इंडेस्ट्रक्टेबल है, ये वर्ड भी ऐड कर लेना। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर विच कैन डायरेक्टली टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन में एटम पार्ट लेता है, लेकिन एटम का भी इलेक्ट्रॉन्स पार्ट लेते हैं। मोनली जो अपन पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है हर रिएक्शन में, तो वही एटम के इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसने जो इसके टाइम पे बोला था, इसको थोड़ी पता था इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, इसने तो बोला सबसे छोटी चीज एटम होती तो वही पार्ट ले रही होगी रिएक्शन में, इसलिए इसने इसके हिसाब से ये चीज बोल दी थी, ठीक है। अब डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल, उसमें पहली डिस्कवरी पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन की, क्लियर है। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने किया था? थॉमसन, जिसने वो प्लम पुडिंग मॉडल दिया है आगे, उसी ने, तो सबसे ये डिस्कवरी उसने किया था, ठीक है। कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, CRT ट्यूब एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, ठीक। कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, ये पूरा नाम है उसका। ये ट्यूब है क्या? एक हार्ड ग्लास होगा, क्योंकि हाई वोल्टेज दे रहा हूँ तो पिघलने का चांस ज्यादा रहता है ना कोई भी चीज के। प्लास्टिक लेता तो ऐसे ही पिघल जाता इतने हाई वोल्टेज पे, तो हार्ड वाला ग्लास लिया अच्छा खासा जो इतने आसानी से नहीं पिघलेगा, ठीक है। तो हार्ड ग्लास कंसिस्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रोड, कैथोड एंड एनोड, ठीक है। अब वही एक साइड कैथोड लगाया, एक साइड एनोड लगाया। कैथोड देखो कैटायन प्लस होता है तो कैथोड कैसा होगा? ठीक है। एनोड कैसा होगा? प्लस। इतना क्लियर है? ठीक है। अब जो आसपास पार्टिकल हैं अंदर एयर के, ये गोले बना रखे ना 3, इन पे इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे ही बहुत हाई वोल्टेज क्रिएट हुआ कि इधर जब मैंने बैटरी को चार्ज किया और ये सर्किट कनेक्ट किया, इधर बहुत ज्यादा नेगेटिव क्रिएट हो जाएगा, उधर बहुत ज्यादा पॉजिटिव। और नॉर्मल एयर जब होती है तब करंट पास नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, उस एयर को खाली कर दिया ताकि कोई चांस रहे ही नहीं करंट पास होने का। तो बचे हुए जो थोड़े बहुत भी पार्टिकल बचे हैं एयर के, वो आयनाइज हो जाएंगे, ठीक है। तो इतने हाई वोल्टेज की वजह से खिंचाने लग जाएगा एटम इधर उधर, इलेक्ट्रॉन उधर खिंचाएगा और बचा जो पॉजिटिव चार्ज इधर खिंचा जाएगा रिमेनिंग एटम। तो इलेक्ट्रॉन उधर जो खिंचा रहे हैं ये, ठीक है। तो ये जो उधर खिंचा रहे हैं इन्हीं को बोला कैथोड रेस। और कैसे पता किया? इधर ये ग्रीन कलर की फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाई ZNF की, तो उस पर टकराते हुए दिखे। क्लियर है सभी को? ठीक है, ये हो गया। फिर हाँ, बहुत लो प्रेशर रखा, 10⁻³ mmHg। प्रेशर की अलग अलग यूनिट्स होती है, एटमॉस्फेयर, mmHg, पास्कल। तो ये mmHg में 10⁻³ को रखा, इसको कन्वर्ट तुम कहीं में भी करते रहो। क्लियर है? ये समझ में आया? इतना एक्सपेरिमेंट था कैसा, ठीक है। अब गैसेस आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट लो वोल्टेज। लो वोल्टेज पे गैस में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करने की कैपेसिटी है ना, लेकिन बहुत हाई वोल्टेज होगा तो चार्ज क्रिएट हो जाएगा बीच में, और एक बार अगर चार्ज आ गया तो फिर इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लग जाएंगे ना इधर से इधर, तो फिर सर्किट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो बहुत हाई वोल्टेज पे कंडक्टर होता है गैस, और बहुत लो वोल्टेज पे बैड कंडक्टर है, पुअर कंडक्टर, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ रेस ये बताया कि मान लो अगर ये ट्यूब थी, कैथोड ट्यूब, ठीक है, ये ट्यूब थी, ट्यूब के ऊपर और ट्यूब के नीचे मैंने एक प्लेट लगाई, इस प्लेट को पॉजिटिव से कनेक्ट किया, इस प्लेट को नेगेटिव से कनेक्ट किया। तो ये इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? नेगेटिव होते हैं ना, तो वो पॉजिटिव की साइड आने लग जाएंगे,
खिंचा जाएंगे, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से अफेक्ट होता है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं, एक ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है। डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट लगा हुआ तो भी डिफ्लेक्ट होगा ऊपर नीचे कहीं भी। पजेस काइनेटिक एनर्जी, कोई भी चीज मूव कर रही तो मूव करने वाले में काइनेटिक एनर्जी ही बोलते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी, या फिर बोलो मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल, तब ये पंखा घूम पा रहा है। देखो पंखा कब घूमे, अगर स्टेशनरी होता तो पंखा घूमता ही नहीं ना, ठीक है, मूव हो रहा होगा तभी घुमा है, टकराया होगा तो काइनेटिक एनर्जी आई गई है। और वेव होता तो आर पार हो जाता, लेकिन पार्टिकल है तो पंखा घूमेगा, तो इसलिए बोला कि काइनेटिक एनर्जी और मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल, ठीक है। पजेस हीटिंग इफेक्ट, कहीं भी बार बार इलेक्ट्रॉन आगे से टकराएंगे तो हीटिंग इफेक्ट जनरेट होगा, ठीक है। दे प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस, चमकती हुई स्क्रीन। प्रोड्यूस एक्सरेज, याद रखना, ठीक है। दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन है तो पॉजिटिव प्लेट की साइड ही डिफ्लेक्ट होंगे, ये जो पहले वाला एक्सपेरिमेंट है ये, क्लियर है सब, ठीक है। अब देखो, ऑन चेंजिंग द गैस या द इलेक्ट्रोड मटेरियल, मान लो अगर गैस चेंज भी कर देता हूं तो भी फर्क नहीं पड़ेगा ना, कोई भी गैस रखूं उससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा और कैथोड रेज मेरे को इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में ही दिखेगी जैसी है, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऑन चेंजिंग द गैस या फिर इलेक्ट्रोड का मटेरियल, कैथोड एनोड चेंज नहीं किए, कैथोड एनोड जिससे बन रहे हैं, हो सकता है पहले कैथोड एनोड मैंने बनाया हो कॉपर से बना दिया, बाद में आयरन से बना दिया, एक बार एल्यूमिनियम से बना के देख लिया, समझ रहे हो क्या हो रहा है, ठीक है। तो कोई सा भी कैथोड एनोड ले लूं, पार्टिकल उतने ही, वैसे ही देखो कोई भी एटम ले लूं अगर उससे भी चीजें निकल रही है तो उसके भी एटम ही है ना, चाहे वो आयरन के एटम ले लूं, एल्यूमिनियम के ले लूं, कोई भी गैस रख दूं बीच में तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्लियर है। तो कैथोड एनोड में कोई सा भी ले लूं फर्क नहीं पड़ेगा, और गैस कोई सी भी ले लूं फर्क नहीं पड़ेगा, आ रहा है समझ में, ठीक है। ऑन चेंजिंग द गैस या द इलेक्ट्रोड मटेरियल, द प्रॉपर्टी ऑफ द कैथोड रेज रिमेन सेम। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन होता है, वो किसी से भी निकले फिर, तो इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी कि मैंने कोई दूसरी गैस ली तो ये सारी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, ये प्रॉपर्टी वही रहेगी, क्लियर है। द पार्टिकल ऑफ कैथोड रेज आर फंडामेंटल, देखो फंडामेंटल जो हर जगह वैलिड रहे उसको बोलते हैं फंडामेंटल। फिजिक्स में पढ़ता है ना 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो वो हर जगह वैलिड है। फंडामेंटल मतलब उससे छोटा और कुछ नहीं होगा। अब तो जो इलेक्ट्रॉन, जो कैथोड रेज है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो फंडामेंटल पार्टिकल है, मतलब हर चीज में प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो वही लिखा है। अब फाइनली ये सब एक्सपेरिमेंट से, और हाँ यहाँ से थोड़ा बहुत उन्होंने बोला पार्टिकल था तो उसका मास फाइंड किया होगा, ठीक है। अब फिर बाद में उस चीज पे कुछ जो चार्ज है, इसने बोला ना चार्ज की वजह से उधर मूव कर रहा है, तो कितना चार्ज है ये कैसे पता किया, एक एक्सपेरिमेंट होता है मुलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, बस वो ये पूछता है होता क्या है, मतलब नाम क्या है। तो याद रखना मुलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से चार्ज पता किया था और मास उन्होंने जैसे भी पता किया था, ठीक है। तो चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन कहाँ से पता किया था, मुलिकन ऑयल ड्रॉप। अब फाइनली अपने को मास चार्ज याद रखना है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg, ग्राम में करेगा तो 27 कर देना, ठीक है। तो ये याद होनी चाहिए, ठीक है, वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻³ kg, 0.1 याद रहे, ठीक है, 9 याद रख लेना वरना 9 इंटू 10⁻³ kg, ठीक है, शॉर्ट में काम आएगा अपने को। अब इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन से कंपेयर करूं, अच्छा ये चीज तुमको पता है ना, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में किसका मास ज्यादा होता है, प्रोटॉन का ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये इधर बोल रहा हूं मैं इलेक्ट्रॉन का मास है, इधर मेरे को लेना है प्रोटॉन का मास, इधर इलेक्ट्रॉन है इधर प्रोटॉन, मान लो इलेक्ट्रॉन का मैंने बोला 5 है, मैं बोल रहा हूँ प्रोटॉन का ज्यादा ही है ना, इससे मैंने ले लिया 15 फॉर एग्जाम्पल, तो इधर लिखूंगा 15 डिवाइड विथ कुछ करना पड़ेगा, डिवाइड विथ 3 करूंगा तब जाके बराबर आएगा ना दोनों का। तो इसीलिए बोलते हैं कि कितना डिवाइड करना पड़ेगा मेरे को कि बराबर आ जाए 1837 से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मास इज इक्वल टू प्रोटॉन का मास कब होगा, जब प्रोटॉन के मास को मैं 1837 से डिवाइड करूंगा तब जाके दोनों के मास बराबर आएंगे, नहीं करूंगा तो प्रोटॉन का ज्यादा है। तो वही पॉइंट ये पूछता है कि ये मास जो है 9.1 वो तो ठीक है, ये थ्योरेटिकल में आता है, ठीक, कितना है 1/1837 टाइम्स दैट ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन से इतना टाइम्स ज्यादा है। या फिर बोलूंगा कि इलेक्ट्रॉन के मास में मैं इस चीज का मल्टीप्लाई करूं 1837 का, तो प्रोटॉन का मास आ जाएगा, नहीं आया किसी को, इलेक्ट्रॉन का मास इंटू 1837 इज इक्वल टू प्रोटॉन का मास, या फिर इलेक्ट्रॉन का मास इज इक्वल टू प्रोटॉन का मास डिवाइड विथ 1837, वही लिखिए कि 1/1837 टाइम्स दैट ऑफ प्रोटॉन। तो वो पॉइंट ये पूछता है,
कि 1/183 टाइम्स दैट ऑफ प्रोटॉन। समझ में आया? ये लिख लेना कि इलेक्ट्रॉन में कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब प्रोटॉन के बराबर होगा, और प्रोटॉन में कुछ डिवाइड करूंगा तो इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। अगर ऐसा पूछे तो उसी चीज को ये लिखता है कि अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg इज इक्वल टू का मतलब होता है बराबर होनी चाहिए दोनों साइड। अगर ये इलेक्ट्रॉन के मास को मेरे को प्रोटॉन के मास के बराबर करना है तो प्रोटॉन के मास में कुछ डिवाइड करना पड़ेगा, और यहाँ प्रोटॉन का मास लिखना पड़ेगा मेरे को। जो भी प्रोटॉन का मास होता है वो लिखूंगा पूरा, डिवाइड भी दिए, तब जाके वो इसके बराबर आएगा। अब मास आ गया, ऐसे समझ में आ गया। चार्ज मूल्यांकन से निकाला, जो भी आया याद करना है। -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। कूलम को सी लिखूंगा अब से हमेशा में, ठीक है, याद रखना। तो सी का मतलब क्या होगा? कूलम। तो चार्ज कितना होता है? -1.6 ये हो गया। स्पेसिफिक चार्ज, ठीक है, स्पेसिफिक चार्ज E/m होता है, याद रखोगे। चार्ज डिवाइड विद मास को बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। एक स्पेसिफिक कितने मास पे कितना चार्ज आ रहा है, ठीक है। तो E/m क्या होगा? इसका E और इसका m दोनों को डिवाइड कर दूंगा, मतलब ये E और ये m है, ये m। तो चार्ज के नीचे अगर मास को डिवाइड करूंगा तो ये वैल्यू आती है -1.75 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम। याद नहीं करना है, बस देख लो एक बार E/m, ठीक है, निकल जाएगा ना। ये दो चीज याद रहती, मास और चार्ज, कट पिट जाएगा फटाफट, ठीक। तो E/m की वैल्यू याद हो गई, कूलम पर ग्राम लिखा है वो, ठीक है। E/m ये स्पेसिफिक चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ गैस। जब चार्ज डिपेंड नहीं था, मास डिपेंड नहीं था, तो ये भी डिपेंड नहीं होगा ना। E डिपेंड हो रहा था क्या गैस पे या किसी चीज पे? नहीं, E फिक्स ही है ना। कोई भी एटम का चार्ज, कोई भी एटम के इलेक्ट्रॉन का चार्ज फिक्स है, किसी का भी एटम ले लूं, और इलेक्ट्रॉन का मास भी फिक्स है, चाहे किसी का भी इलेक्ट्रॉन निकाल लूं। तो E/m भी तो किसी पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। तो E/m स्पेसिफिक चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ गैस एंड इलेक्ट्रोड यूज। सेम, ना तो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करेगा ना इलेक्ट्रोड पे डिपेंड करेगा। ये भी इसका मतलब क्या हुआ? सारे एटम सेम पार्टिकल से बने हैं, तभी डिपेंड नहीं कर रहा है। वरना एक बार नाइट्रोजन लेता गैस के फॉर्म में, एक बार हाइड्रोजन लेता, तो अलग अलग आना चाहिए ना फिर चार्ज और वेट, लेकिन अलग नहीं आ रहा है, मतलब सब में सेम ही है। तो वही लिखा है कि I.E का मतलब होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन ऑल एटम्स। क्लियर है? इससे ज्यादा कोई कुछ नहीं पूछना, ठीक है। जितने पॉइंट थे सारे लिखवा दिए, अलग अलग ये क्वेश्चन भी है तुम लोगों के, इंडिपेंडेंट ये वो सारे। चार्ज क्या होता है, मास क्या होता है, ये प्रोटॉन के फॉर्म में पूछता है कभी कभी 1837 टाइम्स दैट ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। और एक्सपेरिमेंट से कोई नहीं पूछेगा। क्लियर है? अब अगला लिख लो फटाफट से, कौन सा? एनोड रे का। मेन कैथोड रेज ही होता है, एनोड के बहुत छोटे से थोड़े बहुत पॉइंट होंगे, और न्यूट्रॉन के तो कुछ पॉइंट है ही नहीं, एक दो पॉइंट में खत्म है। सिर्फ चार्ज लिखना है, मास लिखना है, स्पेसिफिक चार्ज लिखना है। क्लियर है सभी को? चलो मिटा रहा हूँ बेटा, फोटो ले लो जल्दी। अपन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी देख ली बेटा, बात नहीं, ठीक है, कैथोड रेज से, ठीक है। अब एनोड रेज से क्या देखेंगे? प्रोटॉन की डिस्कवरी। प्रोटॉन अपन ने एनोड रेज से डिस्कवर किया है, लेकिन हमेशा प्रोटॉन की रेज बने जरूरी नहीं। प्रोटॉन कहाँ होता है? न्यूक्लियस में, अपने को पता है, ठीक है। लेकिन अपन ने क्या किया, ये जो ट्यूब थी इसके अंदर एक गैस ली ना, हाई वोल्टेज पे उससे इलेक्ट्रॉन रिमूव होकर इस साइड चले गए, तो अब उस एटम पे चार्ज आया है। तो मान लो अगर वो हाइड्रोजन का एटम है फॉर एग्जांपल, तो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन उधर चले गया, तो इलेक्ट्रॉन तो सारे खत्म हो गए और एक ही प्रोटॉन बचा। तो यहाँ पे बोल सकता हूँ कि हाँ प्रोटॉन आएगा तो प्रोटॉन की रेज है हाइड्रोजन के केस में। लेकिन मान लो मैंने ऑक्सीजन ले लिया, तो ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, तो उसके अलावा बाकी उसके इलेक्ट्रॉन भी है, उसका न्यूक्लियस भी है ना। भले ऑक्सीजन पॉजिटिव बन गया है वो, लेकिन उसके इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस दोनों जा रहे हैं ना इधर, पूरा पूरा ऑक्सीजन खिंचा के जाएगा। तो ये नहीं बोल सकता ना कि इस वाले केस में कि एनोड की रेज जा रही है, पूरा ऑक्सीजन एटम जा रहा है ना, वो तो सिर्फ पॉजिटिव थोड़ी, उसमें तो इलेक्ट्रॉन भी है, न्यूक्लियस भी है, मतलब प्लस भी है, दोनों है। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक है। तो हाइड्रोजन के केस में ये होगा कि हाँ इलेक्ट्रॉन इधर, एक ही न्यूक्लियस है तो प्लस इधर, लेकिन ऑक्सीजन आया तो उसका एक इलेक्ट्रॉन उधर, बचा हुआ पूरा ऑक्सीजन इधर। तो फर्क है ना। अब कोई दूसरी गैस ले लो, नाइट्रोजन ले ली, हीलियम ले ली, आर्गन ले ली, तो हर गैस के लिए इलेक्ट्रॉन तो उधर जा रहा है, लेकिन ये जो इधर एटम जा रहे हैं वो अलग हो जाएंगे ना फिर। तो इसमें ये नहीं बोल सकते कि हाँ फिक्स यही प्रोटॉन ही जा रहा है। तो ये डिपेंड करेगा गैस पे, ये वाली रेस डिपेंडेंट ऑन द गैस। समझ में आ रहा है पॉइंट क्यों है? ठीक है। तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन को एनोड रेस बोलते हैं, कैनल रेस भी बोलते हैं, ठीक है। ई गोल्डस्टीन ने दिया था, कोई याद रखने की जरूरत नहीं।
डिस्चार्ज ट्यूब में देखो इसमें गैस प्रेशर थोड़ा और कम कर दिया, 10⁻⁻1 कर दिया। वहां कितना था 10⁻3। देखो अगर 10⁻1 लिखा है और 10⁻3 लिखा है तो 10⁻3 ज्यादा है क्योंकि ये 1000 है और ये 10 ही है। लेकिन अगर मैंने यहाँ 10⁻1 लिखा है और 10⁻3 लिखा है तो जब भी माइनस में चीजें रहती है तो जो ऊपर की वैल्यू छोटी रहेगी वो बड़ा होता है, जो ऊपर की वैल्यू बड़ी रहती है वो छोटा होता है। क्योंकि इसका मतलब क्या है 1/10 है ना, इसका मतलब क्या है 1/1000 है, तो इसका मतलब तो है ना 0.001, इसका मतलब क्या 0.1, तो बड़ा कौन है 0.1 बड़ा है ना 0.001 से। तो इसमें ये होता है कि जो ऊपर की वैल्यू दिख रही है बड़ी वो छोटी है ओवरऑल। क्लियर है? तो जब भी इसमें आगे मैं कुछ भी मल्टीप्लाई कर दूं, फिर भले ही मैं ये ले रहा हूं 9 × 10⁻⁻1 ले रहा हूं और यहाँ 2 × 10⁻³ ले रहा हूं, तो तुम ये मत करना कि ये आगे की वैल्यू देख के डिसाइड कर रहे हो कि इसमें तो 9 है सर, इसमें 2 है। ये भी तो देखो, ये क्या हो जाएगा 0.9 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0.002। क्लियर है? तो कुछ गड़बड़ किया क्या, उल्टा लिखना था। ये अगर ये 2 लिखता और ये 9 लिखता तो तुम इसको ये नहीं बोल सकते थे कि ये वैल्यू बड़ी है, ये बोल रहा था मैं। उसमें तो फिर सही जा रही है ना चीजें। देखो अभी देख के क्या लग रहा है कि ये वैल्यू बड़ी है, 9 आगे आ गया है तो, लेकिन ये वैल्यू देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये 1 से भी फ्लक्चुएट हो रही होगी तो बहुत फर्क पड़ जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है 0.2, इसका मतलब क्या है 0.009 है, तो 0.2 ज्यादा बड़ा है ना 0.009 से। तो आगे की वैल्यू ये नहीं देखी जाती, जब भी ये ऐसी वैल्यू आ जाती है ये देखी जाती है। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर उसने थोड़ा और क्या कर दिया, बढ़ा दिया। ठीक है, मतलब गैस फ्लक्चुएट की यार, गैस चेंज करेगा तो उसका प्रेशर चेंज होगा। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा बहुत प्रेशर चेंज हुआ है। परफोरेटेड कैथोड क्यों लिया है, परफोरेटेड मतलब उस कैथोड का जो प्लेट है उस प्लेट में छेद है थोड़े। ठीक है, वो इसीलिए ताकि वो एटम पास होके फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे दिख पाए। इस साइड तो चलो इलेक्ट्रॉन लिए थे, तो इलेक्ट्रॉन तो चलो बहुत छोटे, तो फिर भी हर चीज में गैप होता है तो निकल गए। क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड ने किया था उसमें था ना, इलेक्ट्रॉन तो पास हो रहे थे सारे अधिकतर, क्योंकि भले वो गोल्ड फॉइल था उसमें कहीं होल नहीं थे, फिर भी इलेक्ट्रॉन पास हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं एटम की बात करूं तो एटम पास होना मुश्किल है, एटम का साइज बड़ा होता है कंपेयर्ड टू सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए इसने परफोरेटेड लिया ताकि ये पास हो पाए एटम पूरे। इलेक्ट्रॉन तो इस साइड खिंचा रहे हैं, ये पास होने चाहिए पूरे एटम, तो इसलिए परफोरेटेड कैथोड है। ठीक है, और ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन है ये जो बना रखी है तो इस पे शो होगा। ठीक है, वही एनोड कैथोड है। कैरेक्टरिस्टिक देखो, ये चीज मैंने एक हिंदी में लिख दी है। ठीक है, वही लिखा है जो इतनी देर से बोल रहा हूं। एटम आयनाइज होगा, ठीक है, एटम आयनाइज होगा हाई वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस पे। ठीक है, मतलब कॉमा करके लिखते जाना, एटम आयनाइज होगा हाई वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। आयनाइज हो गया तो इलेक्ट्रॉन बाहर आया, तो इलेक्ट्रॉन किधर खींचा जाएगा, प्लस वाली की साइड। और प्लस कौन होता है एनोड और कैथोड में, एनोड, तो इसलिए उसको बोला एनोड रेस। ये याद रखना, कैटायन प्लस तो कैथोड नेगेटिव, एनायन माइनस तो एनोड पॉजिटिव, ऐसे याद रख लेना इसको। ठीक है, तो कहाँ गया, हाँ ये रहा। तो इलेक्ट्रॉन एनोड की साइड अट्रैक्ट होगा, हो जाएगा। ठीक है, एंड जो बचा हुआ है उसके बाद जो पॉजिटिव चार्ज वाला जो भी एटम बचा है, एंड जो बचा हुआ पॉजिटिव वाला एटम है, अगर प्रोटॉन लूंगा तो सिर्फ प्रोटॉन, हाइड्रोजन लूंगा तो प्रोटॉन नहीं बचेगा, उसके अलावा कोई भी एटम लेता हूं तो पूरा एटम बोलना पड़ेगा मेरे को। तो प्रोटॉन इन केस ऑफ हाइड्रोजन, वरना एटम ही बोलूंगा। ठीक है वो कैथोड की साइड अट्रैक्ट होगा, और यही जो चीज है अगली वाली, यही है अपनी एनोड रेस। एनोड की साइड अट्रैक्ट होगा, कैथोड की साइड, हाँ मतलब माइनस है तो प्लस वाला इसकी साइड अट्रैक्ट होगा, ऐसा। क्लियर है? ठीक है, अब इसके कुछ पॉइंट्स लिखे हैं वो समझ लेते हैं। कैनल रेज आर ट्रेवल्ड इन स्ट्रेट, सेम सारे पॉइंट वही है, कुछ अलग है नहीं ऐसा। ट्रेवल्ड इन स्ट्रेट लाइन, पॉजिटिव चार्ज होता है, बस वहां नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया। डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ तो डिफ्लेक्ट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ तो माइनस की साइड अट्रैक्ट होने लग जाएंगे, ये डिफ्लेक्ट होंगे। तो इनकी भी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, मूव हो रहे हैं तो काइनेटिक है। हीटिंग इफेक्ट ये भी प्रोड्यूस करेंगे, सारे पॉइंट सेम है, बस ये है कि पॉजिटिव चार्ज वाला होता है ये, बाकी तो सब सेम ही है। ठीक है, अब ओरिजिन कहाँ से इसका, ये हाईली इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो उसमें तो ओरिजिन ये था कि चलो ठीक है एक इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन ही है सब में। इसमें जो ट्रेवल कर रहा है वो गैसियस एटम है,
गैसियस एटम ही ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो ओरिजिन क्या है इसका, गैसियस एटम है। जो रेस दिख रही है ना, वो रेस है क्या एक्चुअल में, एटम ट्रेवल कर रहा है पॉजिटिव चार्ज के साथ। और इसके पहले वाले में क्या ट्रेवल कर रहा था, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन किसी से भी निकले इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, लेकिन गैस चेंज कर दी तो एटम चेंज, तो रेस चेंज। तो वही लिखा है कि इसका ओरिजिन गैसियस आयन से है, याद रखना है, ठीक है। दे डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिपेंड कर रहा है, गैस चेंज कर दी तो एटम चेंज हो जाएगा ना, एटम मूव कर रहा है क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज के साथ। इन केस ऑफ हाइड्रोजन, अगर वही हाइड्रोजन लेता हूं तो एनोड रेज आर मेड अप ऑफ प्रोटॉन। हाइड्रोजन में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन उधर चले गया तो इलेक्ट्रॉन सारे खत्म हो गए ना, तो सिर्फ प्रोटॉन बचा। तो इसमें बोल सकता हूं कि हाँ प्रोटॉन रेज दिखेगी, बाकी में मैं प्रोटॉन रेज वर्ड यूज नहीं कर सकता, एटम रेज बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो इन केस ऑफ हाइड्रोजन एनोड रेज आर मेड ऑफ प्रोटॉन, यही एक है जिसमें सिर्फ प्रोटॉन से बन रही है, बाकी में तो एटम से बनती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो अपोजिट साइड खींचा गया, बचा गया सिर्फ प्रोटॉन, तो प्रोटॉन रेस बोल पाऊंगा यहाँ पे, बाकी कहीं नहीं बोल पाऊंगा, ठीक है। इसीलिए बोला है कि इसके पहले ये हाइड्रोजन गैस एट वेरी लो प्रेशर, तो हाइड्रोजन गैस लिए। अगर हाइड्रोजन के कोई अलावा कोई दूसरी गैस लेता हूँ तो जो रेज है उनको एटम है वो रेस, एग्जैक्ट प्रोटॉन नहीं है वो, ठीक है। तो E बाय एम जो होगा, देखो हाइड्रोजन गैस सबसे हल्की है ना, उसका वेट सबसे कम है। हाइड्रोजन का वेट कितना होता है, 1, ठीक है, 2 नहीं होता, मतलब उसमें डबल नहीं करता है हाइड्रोजन में, ठीक है। बाकी ऑलमोस्ट सब में उसका नंबर का डबल करते हैं। तो हाइड्रोजन का वेट होता है 1, तो सबसे लाइटेस्ट गैस है, तो E बाय एम जो आएगा इसका हाईएस्ट आएगा ना, क्योंकि मास सबसे कम है तो ओवरऑल वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। तो ओवरऑल E बाय एम सबसे ज्यादा किसका होगा, अगर कोई तुमको कोई भी 2 गैस दे दे और उसमें E बाय एम वैल्यू पूछे, तो E तो इलेक्ट्रॉन तो सभी गैसेस सभी एटम में सेम है ना, मास सभी एटम का अलग होगा, तो जो सबसे लाइटेस्ट गैस होगी या जिसका वेट कम है उसका E बाय एम ज्यादा। तो E बाय एम सबसे ज्यादा किसका होता है, हाइड्रोजन का, क्योंकि वो लाइटेस्ट गैस है। और तुमको कोई भी 2 गैस दे दूं और उसमें पूछो कि E बाय एम किसका ज्यादा है, तो जो लाइट या जिसका वेट कम है उसका E बाय एम ज्यादा, निकाल सकते हो, ठीक है। अब चार्ज ऑन प्रोटॉन होता है +1 पॉइंट, देखो चार्ज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों पे सेम होता है, बस सिंबल अलग है, ठीक है। उसमें होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इसमें होता है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, क्लियर है, ठीक है। हाँ, अगला इसका जो मास है उसमें मास था 9.1 × 10⁻31 kg, ये है 1.6 × 10⁻27 kg। इधर देखो वो क्या था बेटा, 9.1 × 10⁻31 kg। तो देखो यूनिट तो सेम है, इसमें 9.1 दिख रहा है, उसमें 1.6 दिख रहा है, तो नॉर्मली देखने पे क्या लगेगा मेरे को, 9.1 बड़ा है, लेकिन है कैसा, ये देखना, हाँ यहाँ पे क्या है बेटा, -27 है और ये -31 है, तो इसमें जो 0 लगेंगे ना पॉइंट के बाद, वो 30 0 लगेंगे और 31वें नंबर पे आएगा 9। इसमें जो 0 लगेंगे 26 लगेंगे, तो 26 0 कम होते ना कंपेयर्ड विथ ये, तो ये ज्यादा बड़ी वैल्यू है। तो मास ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होता है, याद रखना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के, ये पता होना चाहिए, इससे समझ गया ना, मास ऑफ प्रोटॉन ये चीज ज्यादा है, इससे कंफ्यूज मत होना हो 31 वाली वैल्यू देख के, पहले बता दिया, या फिर 9 और 1.6 देख के कि 9 बड़ा है, क्लियर है। ये छोटी छोटी चीजें यहाँ से सीखनी है तुम लोगों को। अब मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, इलेक्ट्रॉन से तो ज्यादा ही होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन में किस चीज का मल्टीप्लाई करूँ कि वो बराबर आ जाए प्रोटॉन के, 1837 का, ठीक है। या फिर अगर बराबर प्रोटॉन को बराबर करना है इलेक्ट्रॉन के, तो डिवाइड कर दूंगा 1837 से, तो वही लिखा, मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1837 टाइम्स दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1837 टाइम्स दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में इतना मल्टीप्लाई करूंगा तो प्रोटॉन के बराबर होगा, तभी तो LHF इक्वल टू RHF हुआ, ठीक है। अब स्पेसिफिक चार्ज इसी का, भाई E बाय एम डिवाइड करोगे, कोई याद नहीं करना है, बस लिखवा दिया 9.5 छोड़ दो, क्लियर है, क्योंकि आ भी जाएगा तो तुम चार्ज में मास डिवाइड कर लेना, कितना रटोगे, ठीक है। तो फोन तो स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ गैस, अरे डिपेंडेंट, ठीक है, हाँ इसके पहले इंडिपेंडेंट था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो सब में सेम होते हैं, इसमें चीजें अलग जाएगी ना, अलग गैस ले ली तो अलग एटम ट्रेवल करेगा, तो इसमें डिपेंडेंट ऑन द गैस टेकन, ठीक है। ये जो समझ में आई, और ये तो फिर वो कैलकुलेशन क्या है, ये भी लिख लेना मार्जिन के ऊपर, ये बड़े होते हैं छोटे, और उसमें इलेक्ट्रॉन का कंपैरिजन करके भी मार्जिन के ऊपर लिखोगे, ठीक है। अब बस सिर्फ न्यूट्रॉन के 3 पॉइंट बचे, उसका चार्ज, उसका मास और कैसे डिस्कवर हुआ, हर एक पॉइंट है बस,
अपन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी देख ली, ठीक है, कैथोड रेस, और प्रोटॉन की डिस्कवरीज देख ली, एनोड रेस, ये सारा हो गया एनोड कैथोड, ठीक है। अब अगला बेटा बात नहीं, ठीक है, देखो वो जो ट्यूब के अंदर एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव था, तो कोई भी एटम अगर आयनाइज होगा तो पॉजिटिव नेगेटिव तो मैं पता कर पाया, न्यूट्रल नहीं पता कर पाऊंगा ना। लेकिन जब इन्होंने क्या किया, मास गिना था उस पूरे एटम का ओवरऑल मास, तो जो पूरे एटम को मान लो मैंने वेइंग मशीन पर रखा, ऐसा होगा नहीं, बट जैसे भी उन्होंने वेट निकाला होगा, उसका जो ओवरऑल वेट आ रहा था और उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होने थे उसके वेट से ज्यादा आ रहा था, तो कुछ वेट गायब होगा, मतलब मिल नहीं रहा ना उनको, तो उन्होंने बोला कुछ एक और पार्टिकल है जो प्रेजेंट है, चार्जलेस है। क्योंकि देखो एक पॉइंट तो ये हो गया था ना पहले ही कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल वाली चीज तो पॉजिटिव नेगेटिव ने वैसे भी बैलेंस कर दी है, तो वो ठीक है अपनी जगह कि पॉजिटिव नेगेटिव बैलेंस हो गया। लेकिन मास भी तो बैलेंस होना चाहिए ना ओवरऑल, कि जो मास दिख रहा है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का फिर सम होना चाहिए, लेकिन सम नहीं आ रहा था, उससे ज्यादा आ रहा था। तो इन्होंने बोला कुछ ऐसी एक और चीज है जो चार्जलेस है, बता दें चार्ज होता तो इधर उधर में पता लग जाता कैसे किधर खिंचा रहा है, तो चार्जलेस है लेकिन प्रेजेंट है एटम में। तो वो कैसे पता कि इन्होंने, देखो इन्होंने क्या किया, पोलोनियम, देखो कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया, बेटा आवाज नहीं करो, इन्होंने एग्जांपल लिया पोलोनियम का। पोलोनियम मैंने हाथ में रखा, रेडियो एक्टिव है, ये अपने अंदर से रेज हमेशा एमिट कर रहा है हर डायरेक्शन में, ठीक है। और वो रेज क्या होती है, हीलियम +2 आयन इतना अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। देखो पहले तो ये चीज याद रखो, अल्फा और बीटा पार्टिकल दो चीज होती है। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम +2 का न्यूक्लियस इतना चार्ज, ठीक है। बीटा पार्टिकल क्या होता है, नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स। तो कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है बाहर तो बोलते हैं बीटा पार्टिकल, अगर वो अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम +2 आयन इतना पोर्शन रिमूव कर रहा है अपने अंदर से तो बोलते हैं हीलियम +2 या अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल क्या हुआ, हीलियम से हीलियम +2, तो हीलियम +2 वाली चीज हो गई अल्फा पार्टिकल, 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं बस, ठीक है, मास सेम है। बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन एमिटेड बाय रेडियो एक्टिव मटेरियल, तो कोई भी रेडियो एक्टिव इलेक्ट्रॉन एमिट कर रहा है तो बीटा पार्टिकल बोलते हैं। हीलियम +2 का इतना चार्ज आयन वाला चीज एमिट कर रहा है तो अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। तो मैंने क्या किया, मेरे हाथ में पोलोनियम लिया था, पोलोनियम अपने रेस एमिट कर रहा है बहुत सारी, ठीक है, तो उसमें हीलियम +2 के आयन या अल्फा पार्टिकल रिमूव कर रहा है। इसके साइड में मैंने क्या रखा, बेरिलियम, तो जैसे इससे एक रे निकली वो बेरिलियम पे टकराएगी ना आके, तो बेरिलियम में मिक्स हो गई। तो जब ये मिक्स होगा बेरिलियम और ये अल्फा पार्टिकल, तो वही लिखा है कि बेरिलियम के साथ क्या रखा है मैंने, पोलोनियम, ठीक है। तो पोलोनियम से अल्फा पार्टिकल मतलब हर साइड आ रहे हैं ना, तो ये एक अल्फा पार्टिकल इसको मिलेगा, समझ में आया? तो पोलोनियम से क्या रिमूव हो रहा है, अल्फा पार्टिकल, ठीक है। तो बेरिलियम जो साथ में रखा था, पोलोनियम से क्या है अल्फा, तो अल्फा प्लस बेरिलियम का मिक्स होगा ना, तो बेरिलियम प्लस अल्फा पार्टिकल ये मिक्स होगा, समझना है? तो ये जब दो चीजें मिक्स होगी तो ओवरऑल फाइनली LHF और RHF में वेट और चार्ज सेम रहता है, ठीक है। तो जो मिक्स करके बनता है वो एक कार्बन का ये वाला बनेगा, कार्बन 12 6 और एक न्यूट्रॉन बनेगा, क्योंकि वेट देखो 12 और 3 1 13, 9 और 4 13, चार्ज कितना 4 और 2 6 6, तो इसका चार्ज होना क्या चाहिए फिर 0। तो ऐसे उन्होंने डिस्कवर किया कि वो चार्जलेस और उसका जो भी मास वगैरह है कि तीसरा पार्टिकल कुछ होता है, क्योंकि यहाँ पे ये वेट फिर मैनेज नहीं हो रहा था, वरना होना पूरा 13 आना चाहिए था, लेकिन 13 नहीं आया, उससे कम आता है। तो वही बोला है कि उससे कम आ रहा है तो कुछ एक और है जो उसके वेट में कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो ये है। आया समझ में कुछ? कोई नहीं पूछेगा इतना, बस इतना याद होना चाहिए, अल्फा पार्टिकल हीलियम +2 आयन, खत्म, ये आएगा मास और चार्ज, ठीक है। तो चार्ज न्यूट्रॉन पे क्या होता है 0, चार्जलेस होता है ना, तो इसका Q क्या हो गया 0, तो इसका E/m भी क्या हो जाएगा, E 0 हो गया ना, चार्ज ही नहीं है। वो E/m को Q/m लिखोगे तो ज्यादा बेटर है, चार्ज बाय मास, वो E फिर इलेक्ट्रॉन समझोगे हमेशा, ठीक है। तो लेकिन बुक्स में E/m ही देता है, वो स्पेसिफिक चार्ज बोलता है, ठीक है। तो चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन 0 है तो इसका E/m या Q/m भी क्या होगा 0, भले ही मास है लेकिन चार्ज नहीं है ना, वो हट गया। मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है 1.6 × 10⁻24 ग्राम या -27 किलोग्राम, ऑलमोस्ट मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर ही है, ऑलमोस्ट, बस पॉइंट में कुछ चेंज आता है तो वो मैंने यहाँ लिखा है 675 इसमें आता है और उसमें कुछ अलग वैल्यू रहती है। तो अपने लेवल पे जो अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सेम ही रखते हैं, 1.6 तक ही रखोगे तुम, पूरे आगे की वैल्यूज नहीं लिखते हो कभी। इसमें भी 1.6 × 10⁻24 ग्राम, प्रोटॉन में भी सेम, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट बराबर होता है, ठीक है। तो चार्ज पढ़ लिया, मास पढ़ लिया, अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल, E/m वैल्यू 0 होगी और चार्जलेस होता है, ठीक है, और मास इसका ये है, क्लियर है।
अब फाइनली तुम क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनके मास, चार्ज क्यू होता है, मास एम होता है, ठीक है, और क्यू बाय एम, या फिर बोलूं स्पेसिफिक चार्ज। तीनों के लिखोगे, क्लियर। फाइनली ये याद रखना है, क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, ये लिखा 1.6 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। सब किलोग्राम में लिखता हूँ, ज्यादा बेटर है, ठीक है। इसका भी सेम ही होगा, ठीक है, बट हाँ मतलब 7275, लेकिन अपन इतना लिख नहीं रहे, अपने को याद करना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो सेम ही ऑलमोस्ट, ठीक है। चार्ज कितना होता है, इस पे चार्ज कितना होता है -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। इसका +1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। इसका चार्ज होता है 0, चार्जलेस है ना वो तो। क्यू बाय एम क्या होता है, जो लिखवाए वहां से देख के लिख लेना, कोई याद नहीं करना। अच्छा इसका तो 0 है, ये आता है, ठीक है, ये लिख लेना एक बार पहले। लेकिन क्यू बाय एम सच में याद नहीं करने होते, कोई अलग से नहीं पूछ रहा, पूछता भी है तो ये दो वैल्यू तो याद है, डिवाइड मार दो ना, क्लियर है। हाँ देखो फॉर एग्जांपल मेरे को इसका क्यू बाय एम निकालना है, तो मैंने क्या लिखा 1.6 इंटू 10⁻19 अपॉन 9.1 इंटू 10⁻27 नहीं 31 नहीं, उसको 29 लिखते ना, ग्राम में लिखूंगा तो कूलम पर ग्राम यूनिट, या फिर कूलम पर किलोग्राम लिखना पड़ेगा मेरे को, याद रखना यूनिट में, ठीक है। जो यूनिट आएगी वो कूलम पर किलोग्राम हो जाएगी। फिर ये कूलम चार्ज का है, ये किलोग्राम का है, तो अगर ग्राम में करना है तो फिर उसको कन्वर्ट कर लेना, ठीक है, 3 कम कर देना उससे। अब देखो पॉइंट से पॉइंट हट गया, ठीक है, 16 को 15 कर लूं, इसको 90 कर लूं, 15 और 15 30 होता है, ऐसे 3 सेट लेने पड़ेंगे मेरे को, तब 90 आता है, पता है ना। 15 15 30, फिर अगले 15 15 में अगला 30 आएगा, अगले 15 15 में अगला 30, तो 30 30 30 90 होता है, तो 6 से कटेगा ना, तो 1 ज़ा 6 ज़ा, तो 1/6 हो गया। 1/6 मतलब क्या होगा 1.0, 6 1 6 4 0, जो भी है, मतलब क्या आएगा फिर 0.36, मतलब ये ऐसा कुछ 0.16 जो भी है, ठीक है। तो ये क्या आया, हाँ 0.175 हाँ मतलब 0.61 तो 42 होता है ना, होता है यार ये, ऐसा मतलब फिर वो एग्जैक्ट वैल्यू ले रहा होगा, बट अपना राउंड फिगर में अपने ऊपर नीचे किया तो 0.16 आया, ठीक है। इनटू ये जब कट करूं, देखो ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है, तो मैं साथ में कट कर लेता हूँ, ठीक है। 19 गया तो यहाँ पे कितना बचेगा, 31 में से 19 गायब कर दो, 10 2 1 1 11, तो यहाँ कितना बचे -11, ऊपर जाएगा तो +11 हो जाएगा ना, तो इंटू 10⁻11 ऊपर जाएगा ना माइनस का, ठीक है। और ये पॉइंट को अगर यहाँ शिफ्ट करना है तो देखो ये अभी डिजिट छोटी है ना, तो अगर मैं कोई पॉइंट, या फिर इसको FF हो जाओ 16/100 FF में आता है, इंटू 10⁻11 है, सिर्फ एक 0 लगाया मैंने ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा 1.6, ठीक है, और एक 0 में ऊपर ले जाऊंगा तो वो ऊपर वाले से कट जाएगा, तो 10⁻10 हो जाएगा अप्रॉक्स में। तो अप्रॉक्स में तुम्हारा यही कुछ वैल्यू आ रही होगी कूलम पर किलोग्राम। तो ऐसे करके चेंजेस ले आना, वरना 1.6 को 9.1 को डिवाइड करोगे तो फंस जाओगे। तो बेटर है इसको 15 इसको 90 करके राउंड फिगर में ऑप्शन मिल जाता है हमेशा, क्लियर है। तो ऐसे करके दोनों की निकाल लेना, वरना रट पाओ तो रट लेना, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे ये जो बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज वाला पोर्शन था ना, अपन ने अभी क्या डिस्कवर किया है, डाल्टन ने बोल दिया गोला एटम होता है, खत्म, पढ़ लिया। अपन ने फंडामेंटल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन डिस्कवर कर लिए, हाँ ठीक है, ये हो गया। अब इनसे एटम बन कैसे रहा है, कैसे अरेंज्ड है ये, तो उसके अलग अलग एटॉमिक मॉडल्स दिए गए। पहला थॉमसन मॉडल, फिर रदरफोर्ड मॉडल और बोर्स मॉडल। इन तीनों ने जो अभी का अपना एटम दिखता है जो अपन पढ़ते हैं, इन तीनों के फाइनल मॉडल से है, जिसमें से थॉमसन का तो गलत था, रदरफोर्ड और बोर वाला मिलके जो अभी का मॉडल है अपना, वो इन दोनों से मिलके चल रहा है, ठीक, क्लियर है। तो वो अपन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, थॉमसन मॉडल क्या होता है, रदरफोर्ड क्या होता है और बोर्स एटम मॉडल क्या होता है। तीनों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बोर आएगा। थॉमसन से कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, रदरफोर्ड से भी नहीं पूछेगा, बोर से बहुत क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, चांसेस रहते हैं बोर से क्वेश्चन पूछे, क्लियर है।
चलो ठीक है, ये वाला लेक्चर यहीं पे एंड कर रहा हूँ मैं। थैंक यू सो मच। 10 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर आ रहे हैं। हमने एक्सपेरिमेंट्स पढ़ लिए थे, मतलब फंडामेंटल पार्टिकल डिस्कवर कर लिए थे कि इलेक्ट्रॉन कैसे आया, प्रोटॉन कैसे आया, न्यूट्रॉन कैसे आया, इतना पता लग गया था। उसके बाद फाइनली अपन ने देखा था E/m चार्ज क्या होता है। ठीक है, इतनी चीजें पढ़ के आ गए थे। हाँ, स्पेसिफिक चार्ज अपन ने पढ़ लिया था कि किसी भी चीज का चार्ज डिवाइड विद मास का जो रेशियो होता है E/m, या फिर शॉर्ट में बोलो बेटा, सीधा बैठो लास्ट बेंच। हाँ ठीक है, या फिर बोलो तो Q/m बोल सकता हूँ मैं उसको। ठीक है, किसी भी चीज का Q/m। न्यूट्रॉन का कितना होता है? 0, क्योंकि उसमें चार्ज ही नहीं होता है, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का कुछ होता है। तो Q/m से पता है तुम लोगों को क्वेश्चन आते हैं कुछ, तो मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, वो सॉल्व करना। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया हीलियम+2 आयन या बेरिलियम+2। एक मैं एग्जांपल देता हूँ, तुम लोग बता देना। ठीक है, कार्बन, ये कार्बन+2 का E/m रेशो क्या होगा बेटा? तो देखो इस पे चार्ज कितना है? +2, और इसका मास कार्बन का कितना होता है? 12 होता है ना, तो 1/6 इसका E/m आएगा। क्लियर है? तो ऐसे वो अलग अलग एटम के चार्जेस दे करके पूछता नहीं आया क्या सेकंड में। ठीक है, चार्ज लिखा, जो भी चार्ज होगा वो लिखना है, गिवन चार्ज, और जो भी उसका मास होगा वो लिखना है, बस यही रहता है क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसे 3-4 क्वेश्चन पूछता है, फिर एक में 3-4 कंपैरिजन पूछेगा। मैं तीनों चारों क्वेश्चन लिख के और फिर अपन अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ऑप्शन तुम लोगों को इस फॉर्म में आएगा। अगर ऑप्शन ऐसा दिख रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज की वैल्यू, जैसे यहाँ पे कितने 2 थे, तो 2 इलेक्ट्रॉन को 2 ही लिखना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, और फिर इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज की वैल्यू होती है -1.6 × 10⁻⁻19, वो मल्टीप्लाई, वो ऑप्शन देख के सिलेक्ट करोगे। अगर ऑप्शन में ऐसे कोई चीज नहीं दी है कि इंटू 10⁻, तो ऐसे ही करोगे, और अगर दी है तो फिर मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो E/m अपन ने पढ़ लिया था। E/m का मतलब होता है स्पेसिफिक चार्ज। पहली चीज तो याद होनी चाहिए, स्पेसिफिक चार्ज। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या हो गया? क्वेश्चन मैंने क्या पूछा था, इलेक्ट्रॉन का E/m ज्यादा होता है कि प्रोटॉन का? देखो चार्ज तो दोनों पे E सेम ही है ना। ठीक है, बस मास का फर्क है। मास किसका ज्यादा होता है दोनों में से? प्रोटॉन का। तो अगर डिनोमिनेटर बड़ा है तो ओवरऑल चीज छोटी हो जाएगी ना। जैसे मान लो अगर मैं इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहा हूं, तो इलेक्ट्रॉन के लिए E/मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और प्रोटॉन के लिए बात कर रहा हूं तो E/मास ऑफ प्रोटॉन है। और मेरे को ये पता है कि मास ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो अगर प्रोटॉन का मास डिनोमिनेटर बड़ा है तो ओवरऑल वैल्यू कम हो जाएगी ना, और यहाँ डिनोमिनेटर छोटा तो ओवरऑल वैल्यू बड़ी हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होता है प्रोटॉन से। क्लियर है? E/m वैल्यू फॉर इलेक्ट्रॉन इज हायर देन प्रोटॉन। आया सबको समझ में? पीछे तक कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, चलो E/m इज हाईएस्ट फॉर, इन चारों में E/m हाईएस्ट पूछा है। ठीक है, देखो इसमें चार्ज कितना है? 2। मास कितना होता है हीलियम का? 4, तो 1/2 आया है। तो ठीक है, इसमें चार्ज कितना है? 1। हीलियम का मास 4, तो 1/4 आया। तो इसमें चार्ज कितना? 1। मास कितना होता है? 1, तो 1 आया। चार्ज कितना है? 0। मास कितना है? 1, तो 0, तो आधा 1 सबसे हाईएस्ट होता है ना। तो इसका आंसर क्या जाएगा? हाईएस्ट किसके लिए? H+ के लिए। मतलब कैसे निकालना है ये सीखना अपने को, बाकी ये मतलब रटना नहीं है कि इससे इसका ज्यादा है। वो जो भी ऑप्शन देगा उसमें तुमको आना चाहिए कि E/m कैसे निकालते हैं। क्लियर है? ठीक है, अब ये वाला लास्ट में करते हैं। पहले ये देखो, E/m फॉर बेरिलियम+2। ठीक है, चार्ज कितना है? 2, ये रहा ना चार्ज दिया हुआ है। और मास कितना होता है बेरिलियम का? 9। याद रखना 2/9 आएगा। बेरिलियम का चार्ज 9 होता है। ठीक है, कल भी बताया था, कल भी लिखवाया था, एक बार याद कर लेना आपसे। ठीक है, बेरिलियम का 9 होता है, तो 2/9 इसका E/m आएगा। ठीक है, कैलकुलेट द E/m फॉर हीलियम पार्टिकल He+2। इसका आंसर क्या आएगा? चार्ज कितना है? 2। मास कितना होता है हीलियम का? 4, तो 1/2। क्लियर है सभी को? चलो अब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में E/m की वैल्यूज बतानी, 4 चीजें दी है। ये नीट का PYQ का क्वेश्चन था, जब PYQ लगाओगे मिलेगा वाला क्वेश्चन। ठीक है, देखो चारों के लिए लिखना है, तो मैं पहले इलेक्ट्रॉन से शुरू करता हूँ ना। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1, मतलब E। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या लिखा तुम लोगों ने? M को क्या लिखा?
चलो अगर मैं डायरेक्टली बस ये भी लिख देता हूँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फिर लिख रहा हूँ प्रोटॉन का चार्ज तो 1 ही, ठीक है, और मास ऑफ ये क्या लिखूंगा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का चार्ज कितना है 0, मास ऑफ न्यूट्रॉन कुछ भी हो मतलब ही नहीं है, फिर ओवरऑल 0 ही हो जाएगा, तो ऊपर 0 आ गया तो। और क्या अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल क्या होता है हीलियम +2, तो 2/4 1/2, तो ये दो वैल्यूज तो मेरे को मिल गई कि 0 और 1/2। अब ये दो वैल्यूज पता करनी है, ठीक है, कि इन दोनों में ज्यादा कौन है और कम कौन है। मास ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होता है ना, तो डिनोमिनेटर ज्यादा है तो ये वैल्यू कम ही होगी, इतना समझ में आता है, और ये वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है। अब उनसे कैसे कंपेयर करेंगे वो ये देख रहे हैं अपन कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए एक लाइन लिखवाई थी ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1/1837 टाइम्स दैट ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। इतना क्लियर है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है प्रोटॉन डिवाइड विथ 1/1837। तो अगर मेरे को इसको इससे कंपेयर करना हो तो ये यही बात है ना, MP/1837 रख दूंगा, ME को ये रख सकता हूं ना मैं, ये समझ में आया ना। तो ME को मैं MP/1837 एक ही बात है ना, इक्वल टू का मतलब LHF इक्वल टू RHF होता है, तो ये बराबर ये है, तो मैं ME को रिप्लेस करके MP/1837 लिख दूं। ME को रिप्लेस करके क्या लिखा मैंने MP/1837, एक ही बात है ना, ये MP/, क्लियर है, ठीक है। अब जब F आता है तो डिनोमिनेटर ऊपर चले जाता है, तो ये वाली चीज का यहां पे लिख रहा हूं ना, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1837/ME MP, क्योंकि मेरे को इन दोनों में ही कंपेयर करना था ना। तो अब हो गया ना कंपेयर 1837/MP और 1/MP, तो MP तो सेम हो गया डिनोमिनेटर, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो वैल्यू बड़ी होगी, न्यूमरेटर सेम हो गया ना, तो ये तो देखूंगा ही नहीं फिर, तो जिसके ऊपर वाली वैल्यू बड़ी हो बड़ा, तो इलेक्ट्रॉन पे सबसे ज्यादा E/m है, फिर प्रोटॉन पे, फिर अल्फा पार्टिकल पे, फिर न्यूट्रॉन पे। ये समझ में आया क्या कैसे, बस। तो इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, अल्फा पार्टिकल, न्यूट्रॉन, ये 4 चीजें आती है मेनली पूछने के लिए। उसके अलावा कभी बेरिलियम वगैरह किसी का भी पूछे, हीलियम, बेरिलियम, हाइड्रोजन का कोई सा भी आयन दे दे, निकाल सकता ना E/m कैसे निकालते हैं, ठीक है। यहाँ से यही क्वेश्चन आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा जो कल पढ़ा था, या फिर थ्योरेटिकल में पूछ लेगा तो किसमें गैस चेंज करने पे फर्क पड़ता है, इंडिपेंडेंट ऑफ गैस, डिपेंडेंट ऑफ गैस, ये सब चीजें क्लियर है। कल की चीजें क्लियर थी ना सभी को, कोई डाउट तो नहीं था, ठीक है।